नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। रोज़मर्रा की खबरों के साथ साथ राजनीतिक चर्चा परिचर्चा भी हमारे चैनल का एक अभियान है, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स और पाठक हैं वो राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक जो भी नॉलेज है उनसे हमेशा वो अपडेट होते रहें। इसी कड़ी में आज एक दरभंगा के बहुत ही मशहूर शख्सियत, हालांकि इनकी पहचान सिर्फ एक ज़िला तक नहीं है बल्कि हम कह सकते हैं कि राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर तक इन्होंने अपनी बदौलत एक पहचान बनाई है। हालांकि इनका विरासत राजनीतिक रहा है। इनके पिताजी खुद बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपने बलबूते पे खुद की एक पहचान राष्ट्रीय स्तर तक बनाई है। अपने प्रखर प्रवक्ता जो होता है, उनके बातचीत करने की जो शैली होती है, उस अंदाज को लेकर के। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। जो शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी है राजनीतिक परिचर्चा करने के लिए, उस शख्सियत का नाम डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी है। चलिए इनसे राजनीतिक जो मुद्दा है, आज का हमारा विषय है, वो विषय है राजनीतिक परिवेश और वर्तमान में जो पूरी बिहार में अभी हलचल बना हुआ है अलग अलग मुद्दे को लेकर के, और एमएलसी चुनाव। इन दो मुद्दों पे हम इनसे बातें करेंगे और इसके इर्द गिर्द जो सवाल होगा हम उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ मुद्दे पर आपसे हम सवाल करना चाहेंगे राजनीतिक इस परिचर्चा को लेकर के। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे आपकी खुद की पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बीच में लोक जनशक्ति पार्टी के साथ काफ़ी उथल पुथल हुआ, काफ़ी एक सियासत को लेकर के। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का वर्तमान क्या है, उसका भविष्य क्या होगा, ये मुझे बताइए। निश्चित रूप से भविष्य तो किसी को पता होता नहीं है, लेकिन वर्तमान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान हैं, वर्तमान में जो हमारी गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां, उसको देखकर ये भविष्य की ये परिकल्पना की जा सकती है कि निश्चित रूप से चिराग जी के नेतृत्व में बिहार आने वाले दिनों में एक मजबूत बिहार बनेगा और बिहार का नेतृत्व आदरणीय चिराग जी करेंगे, क्योंकि उनका जो विज़न है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसी विज़न को लेकर हम लोग 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो हम अपने उसी विज़न के आधार पर एनडीए में चाहते थे कि हम लोग को हिस्सेदारी मिले और हमारी बातों को जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कर रखा जाए, और ऐसा नहीं हुआ। तो हमने, क्योंकि हमारे नेता ने संपूर्ण बिहार में जब हम लोगों ने यात्रा की थी, और बिहार बचाओ यात्रा याद होगा आपको, सुपौल में वो यात्रा बंद हो गई जब पहला लॉकडाउन लगा था। तो उन सारे ज़िलों के दौरे से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो अनुभव प्राप्त किया था बिहार में कमियों का, जो मतलब मजदूरों का पलायन, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य के हालात, बेरोजगारी एक समस्या है सामने, एसटीईटी का मामला, कई मामला जब सामने आते गए, और उन सब प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने एक जगह संकलित किया और उसी को विज़न डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने तैयार किया था, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। और जब बिहार विधानसभा की घोषणा हो गई थी, तो उस वक्त हमारे नेता ने चाहा था एनडीए में, जिस एनडीए में उस वक्त जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी थी, और पूरी लोक जनशक्ति पार्टी जो आज दो मतलब जगह में बटी हुई है। और हम लोगों ने, हमारे नेता ने कहा एनडीए की बैठक में कि निश्चित रूप से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने, और जो समस्याएं हमने बिहार में मतलब बिहार बचाओ यात्रा के क्रम में जो हमने कमियां देखी है, उन कमियों को दूर करने के लिए भी आम जनों के बीच हमारा घोषणा पत्र होना चाहिए तैयार। और इस पर कुछ लोग, अहंकारी लोग जो उस एनडीए में थे उस वक्त, उन लोगों ने हमारी बात नहीं समझी, बिहार की समस्याओं को अनदेखा किया, और नतीजतन हमको अलग चुनाव लड़ना पड़ा। और आज की परिस्थिति से भी आप अवगत हैं कि हम 136 विधानसभा पर अकेले चुनाव लड़े थे, और यही वजह है जो आज जनता दल यू अपनी बिहार की तीसरी पार्टी बनी, हमने उनको अपनी हैसियत का एहसास करा दिया। चूँकि आप अभी एक सबसे अहम सवाल, क्या अभी वर्तमान में अपने आप को आप एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं? देखिए, एनडीए का जहाँ तक सवाल है, तो एनडीए में जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी, मुकेश जी की पार्टी और हम पार्टी, और हम एनडीए में केंद्रीय
जो एनडीए का एक धरा है उसमें अपने आप को आज भी अपना मेंबर मानते हैं। अब तय ये करना है, हम कहते हैं कि हम एनडीए में हैं और हम पूछना चाहते हैं कि एनडीए में बड़ा घटक कौन है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग हमारे अंग नहीं है? नहीं, औपचारिक रूप में तो नहीं कहा है, लेकिन जो कुल मिलाकर के अभी तक राजनीतिक उठापटक हुआ है उससे लोग इस बात का अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपकी जो पार्टी लोजपा है रामविलास, वो एनडीए का हिस्सा है या नहीं, ये लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या आप अपने आप को वर्तमान में एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं? नहीं, मैंने आपको कहा ना स्पष्ट तौर पे कि अब एनडीए के हिस्सा हम हैं या नहीं हैं, अब ये सवाल नहीं है। सवाल है कि बिहार में जो समस्याएं हैं, बिहार की जो वर्तमान सरकार के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में जो बिहार की दुर्दशा है, हर क्षेत्र में उनकी विफलता है, उस इशू पर एक पार्टी अगर संपूर्ण बिहार में सड़क पर है तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिसके नेता चिराग पासवान। लेकिन मेरा एक सवाल था आपसे कि क्या जो आपकी कार्यकर्ता हैं वो आपकी पार्टी में अपना भविष्य देख रहे हैं, अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं? तो आप आपकी पार्टी का भविष्य क्या है ये जानना। मैंने आपको कहा ना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 जुलाई को पटना के हवाई अड्डे से हमारी आशीर्वाद यात्रा जब निकली तो आज तक आदरणीय चिराग पासवान जी का जब काफिला जिस शहर में जाता है और जिस तरीके का जन समर्थन है, वो काफ़ी है यह प्रमाण के कार्यकर्ता किसके साथ है, बिहार का नौजवान किसके साथ है, बिहार में विकास की सोच रखने वाले लोग किसके साथ हैं, बिहार को एक सुंदर बिहार और मतलब प्रगतिशील रास्तों पर ले जाने वाला बिहार बनाने वाला नेता कौन है, ये सब देख रहा है। तो इसलिए मैं बार बार आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि भविष्य लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही है बिहार में, और उसके नेता चिराग पासवान। मैं तो दरभंगा, विशेषकर आप हम दोनों एक ब्लॉक के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान के किसी भी पत्रकार से बात कर लीजिए आप, देश में कई युवा चेहरे हैं, उन चेहरों में आप हम तुलनात्मक नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे नेता हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के किसी इशू पर बात कर लीजिए बिना झिझक के, उनके सामने जो समस्याएं आप रखेंगे उसका समाधान है। चलिए अगला सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी एमएलसी का चुनाव होना है, आपकी पार्टी की क्या रणनीति इस एमएलसी चुनाव को लेकर के, क्या योजना बनाई है? हम लोगों की पार्टी की कई बैठकें दिल्ली में और पटना में हो चुकी, और 24 जो ये पंचायती राज यानी इस निकाय का जो चुनाव है, उस चुनाव में हम 24 सीटों पर हमारी नज़र है और अधिकांश सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित रूप से परिणाम के बाद हम आपसे बात करेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान जब अकेले चुनाव लड़े, और मैं आपको बताऊं कि सिंगल रामविलास पासवान का वो बेटा है जो अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दरभंगा, चूँकि आप दरभंगा से जुड़े हुए हैं, दरभंगा आपका पैतृक स्थल जाना जाता है, पैतृक ज़िला है। यहाँ का जो सर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है इस सरकार में, खास करके अभी हाल फिलहाल में कई घटना घटी हैं, पुरखोपट्टी एक कांड है, उसको लेकर के कुछ दिनों तक ये चर्चा था कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान का भी यहाँ आना है, वो नहीं आए, आपका कोई कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँचा। तो इन तमाम लॉ एंड ऑर्डर मुद्दे और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आपकी क्या राय है, ये मुझे बताइए। देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है तो संपूर्ण बिहार में एक दरभंगा में पुरखोपट्टी की ही घटना नहीं, नीतीश कुमार कि इस शासनकाल में हमने कहा था, नालंदा की जब घटना हुई थी, दलितों की हत्या हुई, कि इकबाल नीतीश जी का चला गया है। पुरखोपट्टी की घटना को देखने के लिए हमारी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं गौतम सिंह पासवान गए थे, और ये निश्चित रूप से आपका सही सवाल है कि हमको भी जाना था, लेकिन मैं था नहीं उस वक्त। और 2 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दरभंगा आने का प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था, और मीडिया में इस टाइप की खबर भी आ गई थी, सही था, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन शुरू था तो इस वजह से नहीं आया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी दरभंगा आएंगे, हो सकता है इस महीने के लास्ट में वो दरभंगा का प्रोग्राम उनका बन रहा है, तो पुरखोपट्टी ही नहीं, वो घटना जो संवेदनशील रही है वहाँ वो जाएंगे। और अभी हम लोगों ने कल परसों एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इसमें पटना में हुई, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि 15 फरवरी को
बिहार बचाओ मार्च पटना के गांधी मैदान जेपी मूर्ति जहाँ पे है वहाँ से राजभवन के लिए मार्च करेंगे। अब आप समझिए कि बिहार में सिर्फ दरभंगा की एक दो घटना नहीं, आप अगर अब तो खैर आप लोगों के जो चैनल का कमाल है कि संपूर्ण बिहार में जो घटनाएं हैं उसको अब संपूर्ण बिहार की आवाम जान जाती है। बीच में जो समाचार पत्र का जो सिस्टम हो गया था ज़िला वाइज बढ़ जाना, तो पता नहीं चलता था। आज आप खोलिए, बलात्कार, लूट, हत्या, अभी जो वो मुजफ्फरपुर वाला कौन कांड हुआ था, बालिका गृह कांड, पटना का बालिका गृह कांड, एक एसपी का बयान हमने देखा कि उसने कहा 4 मंत्री के यहाँ वो बच्चियों को भेजा जाता था। उस बच्ची का वो दर्दनाक बयान जो वायरल हुआ फेसबुक के माध्यम से, सब आपके चैनल, सब चैनल ने उसको दिखाया। तो अब एहसास होता है कि आपको संवेदनशील सरकार बिहार में है, हर क्षेत्र में नीतीश कुमार फेल है। आप बताइए ना, इन 16 सालों में उद्योग का क्या हाल है, शिक्षा की क्या स्थिति हो गई, 2-3 साल से जो कोरोना की स्थिति रही उसमें मृतकों की सूची, ये यहाँ अपने दरभंगा के जो लोग रहे, वो लोग एक मुर्दा लेके जाते थे, जो अपने यहाँ वो जो 2-3 लोग यहाँ हैं, नवीन सिन्हा, रियाज कादरी वगैरह, ये लोग जो चलाते हैं, वहाँ लाशों का अंबार था, कौन किसको देख रहा था। देखिए, मुद्दे तो गंभीर हैं डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुद्दे तो गंभीर हैं। आप ये भी मान रहे हैं कि 15 साल से सरकार का पूरा जो है वो सिस्टम फेल है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है, जनता जानना चाहती है कि आप इतनी बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियां कर क्या रही हैं, सिर्फ बातें कर रही हैं या एक बैठ करके कोई साझा मिनिमम प्रोग्राम तैयार कीजिए, सरकार को घेरने का काम कीजिए, ये सब कुछ हो क्यों नहीं रहा, ये जानना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि आज पूरे बिहार में हर इश्यू पर अगर कोई व्यक्ति, कोई पार्टी जनता की समस्याओं को लेकर आवाज उठा रही है तो उसका नाम है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन और यकीनी तौर पर दूसरा व्यक्ति जन अधिकार पार्टी। हम आपसे एक निजी राय जानना चाहते हैं, व्यक्तिगत राय हम आपसे जानना चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल लीडर से मैं बात नहीं कर रहा हूं, कि क्या आप को नहीं लगता है कि इन तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, छोटी बड़ी तमाम विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे आना चाहिए? ये मैं आपका व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूं। नहीं, मेरी तो जो भी राय होगी पार्टी स्तर की होगी, व्यक्तिगत क्या राय होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी आवश्यकता आवाम को पड़ रही है। क्या आवाम तो हम लोगों के एक्टिंग को देख रही है। जो व्यक्ति समस्याओं को लेकर उतरेगा, आज न कल आवाम उसके साथ होगी। और इस मामले में हम अपने नेता को आपके चैनल से बधाई भी देना चाहते हैं कि चाहे जौन सी शराब कांड, कौन जिला बचा है बताइए जहरीली शराब से? कौन ऐसा दिन है, नालंदा हो, बेतिया हो, मुजफ्फरपुर हो, कहाँ नहीं? इनका शराबबंदी भी फेल है। ये सरकार किसी भी मामले में, आप हमको बताइए ना, इनकी गिनती कराइए ना, जिस विषय पर ये किसी एक मतलब काम पर इन्होंने कामयाबी हासिल की हो, कहीं भी। डीएमसीएच की हालत देख लीजिए। अब ये जो सरकार है वो डीएमसीएच और एम्स के चक्कर में फंसी है। अब रोज अब हम आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, और आप बताइए ना, अभी आप देखा कि नहीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू बिहार की आवाम को बेवकूफ़ी न बना रहे हैं लोग। बीजेपी कहती है हमने जो दे दिया ये खर्च नहीं करते हैं, श्वेत पत्र जारी करिए ना। नीतीश जी, आप तो सिद्धांतों और असूलों के लोग रहे, तो आप करिए। चिराग पासवान की उस आवाज को आप दबा दीजिए और यह कह के दबा दीजिए कि चिराग जो बोलते हैं वो गलत है। चिराग की पार्टी के एक साथियों का कहना, आदरणीय नेता चिराग ने कहा, परसों भी कहा, कि अगर आपको केंद्र सरकार कहती है कि विशेष राज्य के दर्जे से ज्यादा मैं आपको रुपया दे रहा हूं, आप श्वेत पत्र जारी करिए, आप नंगा करिए ना वैसे लोगों को जो झूठ बोल रहा है। आपकी नजर में भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जितना पैसा देते हैं नीतीश जी उसको खर्च नहीं कर पाते। कोई तो झूठा है, आवाम तो पिस रही है। हमारा यही सवाल है कि आवाम को नहीं पिसने दीजिए। आप अगर सच में देते हो और नीतीश कुमार निकम्मा है, खर्च नहीं कर पाता, तो फिर समर्थन क्यों करते हो? ये तो मान रहे हैं लोग कि गठबंधन मजबूरी का नाम है। अभी जो वर्तमान ये गठबंधन चल रहा है, मजबूरी का दूसरा नाम उसे दिया गया। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
वर्तमान एनडीए सरकार की जो स्थिति है और उसका भविष्य आपसे जानना चाहते हैं। हालांकि मोटा मोटी लोग समझ रहे हैं इसको। बिहार जी जी, बिहार में जो एनडीए देखिए, अभी अब एनडीए को अब हम लोग क्या कहें। बेचारे मुकेश सहनी जी उत्तर प्रदेश गए लड़ने, बिहार की स्थिति अब उनसे जान लें। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, उनके बयानों को आप देखिएगा, एक हफ्ते का बयान देख लीजिए, तो हमको लगता है कि मजबूरी का सब गठबंधन है। आप में कहीं न कहीं लोग पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर कफील अहमद कैफ़ी को देख रहे हैं, उनमें आपकी झलक दिखती है। यहाँ की जनता ये देखना चाहती है कि डॉक्टर शाहनवाज़ अहमद कैफ़ी भी एक दिन मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। मैं दूसरे एंगल से आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक पार्टी के लिए डेडिकेटेड होकर के लंबे टाइम से एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। कभी अगर भविष्य में आपको ऐसा मौका मिले पार्टी छोड़ने के लिए और किसी दूसरे दल में जाकर के आपको मंत्रिमंडल का मौका मिले, तो क्या आप इस मंत्रिमंडल को स्वीकारेंगे, पार्टी को छोड़ेंगे? आपने कहा कि हमारे मरहूम वालिद, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ बिहार के समाजवादी आंदोलन को बढ़ाने वाला, इस मिथिलांचल में मुसलमान का अकेला बेटा, संपूर्ण बिहार में कफील अहमद कैफ़ी, कांग्रेस की तूती बोलती थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी, आज हम सारी बातें आपको कहेंगे तो छायावादी लगेगी। कांग्रेस के कई दिग्गज लोगों ने कब नहीं कहा कफील अहमद को क्या लड़ाई में पड़े हो और राज्यसभा बना देते हैं। एक आज व्यूवर्स के लिए, आपके दरभंगा की आवाम के लिए विशेषकर, 1977 जनता पार्टी की हवा और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, जो हमारे मरहूम वालिद कफील अहमद कैफ़ी के अच्छे मित्र, और इन लोगों ने बिहार पैमाने पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है पार्टी की, इन लोगों ने तय किया कि कफील भाई को सबसे सुरक्षित सीट लड़ाई जाए, तो जाले इनको सिंबल अलाउट किया लोगों ने, उस वक्त पहले नहीं बाद में। और फादर ने, मेरे वालिद ने पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे सदस्यों को ये कहा कि मेरी कर्म भूमि हायाघाट है, और 77 और 62 और 67 और 72 नहीं, कफील अहमद ने काम हायाघाट में किया है। पार्टी मुझको हायाघाट टिकट नहीं देगी तो हम जनता के बीच जाएंगे। माफ़ करिएगा, हमारे दादा ने एक धुर ज़मीन हमारे वालिद को नहीं दी थी। हायाघाट की आवाम ने चंदे से वो चुनाव लड़ाया था, और 1977 का परिणाम अगर आज गूगल पर है तो देख लीजिए, संपूर्ण बिहार में जनता पार्टी को अकेले कोई व्यक्ति चना चबाया था, उसका नाम था कफील अहमद कैफ़ी। और इंडिपेंडेंट चंद्रशेखर बाबू उस वक्त आए थे यहाँ, और 100 कुछ वोट से वालिद हमारे हारे थे चुनाव, और पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि इनको बर्खास्त करके पार्टी से हटा दे, लोकदल जनता पार्टी से। तो आप जिस व्यक्ति से ये सवाल कर दिया, कफील अहमद का खून है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जब इस दुनिया से गए, तो जब मेरे वालिद गुजरे थे तो रामविलास जी ने कहा था हम तुम्हारे अभिभावक हैं, और जब रामविलास जी गुजरे थे तो हमने चिराग जी को कहा कि नेता आप ज़रूर हैं, आपके अभिभावक हम हैं, इसलिए हमारा तो कहीं जाने का प्रश्न नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ। और एमएलए एमपी अगर नहीं भी हुए, माफ़ करिएगा, हम ये थोड़ा सा छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, हम किसी विधायक को चैलेंज नहीं करते, लेकिन किसी विषय पर सम्मानित विधायकों को बैठा लीजिए आप, और अपने छोटे भाई एक कार्यकर्ता हायाघाट को उसको बैठा लीजिए। बस एमएलए हो के दुनिया छोड़ना कोई ज़रूरी है? आवाम के मन में अगर यह है कि कफील अहमद के बेटे को कभी एमएलए बनाना है, तो अगर आवाम ने सोच लिया है और अल्लाह ने फैसला कर लिया है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। मैं किसी भी लालच में, किसी परिस्थिति में औरों की तरह पार्टी नहीं बदल सकता। बहुत अच्छे ढंग से आप बातें कर लेते हैं, और काफ़ी लंबा समय आपने राजनीति में बिताया भी है, जानकारियाँ भी बहुत ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल हमारा है व्यक्तिगत रूप में आपसे। अभी कुछ दिनों पहले दरभंगा में एक राजनीतिक उठापटक हुई थी। जदयू के एक पूर्व नेता थे अता करीम साहब, उन्होंने फातमी साहब पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। फातमी साहब अभी जदयू में हैं वर्तमान में। उनमें एक बात उन्होंने आपके पिताजी की बातें भी जोड़ी थी और आपका भी उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा था, उन पे आरोप लगाया था कि भाई फातमी साहब ने कफील अहमद कैफ़ी साहब के साथ भी धोखेबाजी किया और डॉक्टर शाहनवाज़ अहमद कैफ़ी के साथ भी धोखेबाजी किया। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे इस विषय में। देखिए, हम
इस पर मेरी सीधी प्रतिक्रिया यह है कि अता भाई की वो अपनी सोच थी, और हम इस बात पर पूरी तरह यकीन रखते हैं कि अल्लाह को जिस दिन नवाजना है, दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। पॉलिटिकली दरभंगा में घटनाएं ऐसी हुई। 2010 में भी हम चुनाव लड़े, हम जिला परिषद के मेंबर भी रहे हायाघाट से, और हम चेयरमैन की रेस में भी बहुत बार रहे, कई बार अविश्वास प्रस्ताव लाए, फिर नहीं। तो अता भाई ने किस परिवेश में उन सारी बातों की चर्चा की। ये सच है कि 1990 के बाद 95 में जब विधानसभा हो रहा था तो मेरे वालिद कामेश्वर पूर्वे, स्वर्गीय कामेश्वर पूर्वे जी और स्वर्गीय जगदीश चौधरी वगैरह एक टीम के लोग थे। पॉलिटिकल टीम बन जाती है, और इन तीनों को टिकट से वंचित किया गया था उस वक्त। और आरोप हम अली अशरफ फातमी साहब को इतना बड़ा नेता नहीं मानते कि कफील अहमद का टिकट कटवा देंगे। टिकट जिन परिस्थितियों में कटा वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और हम इसी पर आरोप लगाते हैं ना कि यादव प्रेम में हम पूरा परिवार हमारा बर्बाद हुआ। नहीं, देखिए, घुमा फिरा करके आप मजे हुए नेता हैं, चूँकि शब्दों में आप उलझा देते हैं, आप अच्छे अच्छे रिपोर्टर को आप उलझा देते हैं। निचोड़ निष्कर्ष जान वही ला रहे हैं। जी जी। फातमी साहब के राजनीतिक गुरु आदरणीय शरद यादव जी, हम आपको ये कहते हैं कि हमको कुछ मिल जाए तो जाहिद का कमाल है, और नहीं मिले तो जाहिद ने रुकवा दिया। यार, वो 90 और 95 का ही वक्त था उनके नसीब में, और किसी की क्या हैसियत है कि कफील अहमद का टिकट कटवा दे। हाँ, ये सच है कि टिकट नहीं मिला, तो वहाँ हम कहते हैं कि वहाँ यादव प्रेम में कफील अहमद ज़बा हो गए। आज मौका मिल गया किसी को। आज हम पर आरोप लगता है कि नहीं इस दरभंगा में कि लोक जनशक्ति पार्टी में दरभंगा में जो शाहनवाज ने चाह किया, निश्चित रूप से। इसलिए जहाँ हैं वहाँ पूरी ईमानदारी से हैं, और जो घटनाएं बीत गई उसकी चर्चा नहीं करते। आगे के अच्छे दिनों की उम्मीद के साथ अपने काम पर हम लगे हैं, और हायाघाट की जनता को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम बेटा की तरह जब तक जिंदा हैं उसके सेवा में लगे रहेंगे। एमएलए, एमपी, मंत्री हो न हो, शाहनवाज को शाहनवाज की तरह लोग पहचानेंगे ही चाहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के आप जवाब देने से बचना चाह रहे हैं, आप इस आरोपों को खंडन ही कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्या दरभंगा ज़िला, चूँकि आप से खास करके दरभंगा ज़िला क्या एक बड़ा तबका अभिभूत है, हाँ, आपका फ़ैन है, बहुत सारे लोग हमसे व्यक्तिगत रूप में मिलते रहते हैं, तो क्या भविष्य में ये मान करके चले कि डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफ़ी भविष्य में कभी एमएलए, एमपी या एमएलसी किसी ऐसे पद पर विराजमान होंगे? लोगों की ये चाहत है। जब सबसे पहले तो उन सारे समर्थक साथियों का शुक्रिया, और ये तय है कि जब लोग राजनीति में है तो किसी न किसी उम्मीद से है। परिस्थितियां उस वक्त क्या बनती हैं, आदरणीय नेता हमारे, कल लोकसभा का चुनाव है और परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हम निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव किसी न किसी गठबंधन से लोग लड़ेंगे, और उस वक्त किसी माइनॉरिटी के साथी को लड़ाना है, तो हम आपको डंके की चोट पर एक बात कर सकते हैं कि चिराग पासवान अगर कोई एक नाम लेगा इस बिहार में तो शाहनवाज कैफ़ी का। इसलिए आपको इस यकीन के साथ इस इंटरव्यू को बंद करना है कि अगर मेरे मुकद्दर में है और अल्लाह को मंजूर है तो हम दरभंगा के बेटा होते हुए किसी न किसी सदन के माध्यम से अपने मरहूम वालिद कफील अहमद कैफ़ी के उन सपनों को और दरभंगा के नौजवानों के जो सपने हैं उनको साकार करूंगा। सिर्फ अल्लाह से ये दुआ है कि हमको एक मौका मिले। ये थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव और सदस्य केंद्रीय संसदीय बोर्ड डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफ़ी। अच्छे अंदाज में बातें कर लेते हैं, काफ़ी मजे हुए राजनेता भी हैं, और अलग अलग मुद्दों पे इन्होंने बिल्कुल बेबाक अपनी प्रतिक्रियाएं इन्होंने दी हैं, और इन्होंने खुल करके तमाम मुद्दों पे कहा। और एक जो गंभीर मुद्दा अभी दरभंगा में राजनीतिक उठापटक चल रहा था, उस मुद्दे पे भी इन्होंने अपनी बेबाक से अपनी प्रतिक्रिया दी कि मेरा इस आरोप से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल अभी देखना है कि दरभंगा की जो जनता है, जो इनके खास करके फैंस हैं, वो इनको सदन में देखना चाहते हैं। इन्होंने आश्वस्त किया है कि संभावना कि अगर मौका मिला तो निश्चित तौर पर ये सदन में जाने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर ये सदन में जाएंगे। देखना बाकी है कि सदन तक ये कब तक पहुंचते हैं। देश और दुनिया की बाकी खास खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारा SDNN न्यूज़ दरभंगा। धन्यवाद।